दृष्टि से, परीक्षा के दृष्टि से, सभी परीक्षा के दृष्टि से आधुनिक भारत सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से है। और जैसे जैसे आधुनिक भारत में आगे बढ़ेंगे, आज अभी उसकी परिचर्चा भी मैं करना चाहूंगा कि आधुनिक भारत में कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण होते हैं और किस पर अधिक फोकस किए जाने की जरूरत होती है। बीपीएससी का यदि आप सिविल सेवा और जितनी भी परीक्षाएं होती है, मास्टर से लेकर ऑडिट ऑफिसर से लेकर सचिवालय की परीक्षा से लेकर जितनी भी परीक्षा होती है, उन सभी के प्रश्न पत्र का संकलन देखेंगे तो निचोड़ सामने आ जाता है कि स्तर एक ही रखता है सभी में, और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए क्वेश्चंस को पूछने की टेंडेंसी अधिक होती है। लेकिन सीधे हम स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। हम लोग यूरोपियन को पहले भारत में लाएंगे, जैसे पुर्तगीज है, जैसे अंग्रेज हैं, डच है, डेनिश है, फ्रेंच है, और किस परिस्थिति में वो भारत में आए उसको भी देखेंगे और भारत में लाएंगे। और फिर इस क्रम में अंग्रेजों के द्वारा भारत में आए तो थे व्यापार करने के उद्देश्य से, लेकिन भारत की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जागरण होता है, और उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा के जागरण के क्रम में वो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता की स्थापना करते हैं। मतलब उद्देश्य था व्यापार, और लेकिन राजनीतिक सत्ता स्थापित होती है। लेकिन राजनीतिक सत्ता के स्थापना में भी, स्थापना के उपरांत उनके व्यापार में, उनकी कंपनी के व्यापार में अत्यधिक तेजी आई। भारतीय संसाधनों को दोहन करने का एक नया अवसर मिला। इसको हम लोगों ने इतिहास की भाषा में उपनिवेशवाद कहा। उपनिवेशवाद में यही होता भी है कि एक मजबूत देश एक कमजोर देश के ऊपर शासन करता है और उसका आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन करता है। उस आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन के उद्देश्य से वो सभी तरह के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक नीतियों का प्रतिपादन करता है। और जैसे जैसे लोगों की समझ में वृद्धि होती जाती है, फिर उसके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं होती हैं, और ये प्रतिक्रिया किसानों के द्वारा की जाती है, मजदूरों के द्वारा होती है, आदिवासियों के द्वारा होती है, स्थानीय नागरिकों के द्वारा होती है। और इसी प्रतिक्रिया की कड़ी में जब मूल्य जुड़ जाते हैं, सिद्धांत जुड़ जाते हैं, विचारधारा जुड़ जाती है, संगठन जुड़ जाते हैं और एक समन्वयवादी नेतृत्व जुड़ जाता है, तो उसे हम आंदोलन का नाम देते हैं। एक निश्चित कार्य योजना जुड़ जाती है तो हम उसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विश्व का सबसे विशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम रहा, क्योंकि यहां मूल्यों की राजनीति हुई। हमारे देश में वर्तमान में मूल्यों की राजनीति नहीं होती है, कुर्सी की राजनीति होती है, समझौते की राजनीति होती है। मूल्यों की राजनीति बहुत पीछे छूट गई। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी यह नहीं कर सकता है कि हम मूल्यों की राजनीति कर रहे हैं। अपनी सुविधा, हाँ, एक नया शब्द है कि सुविधा अनुसार राजनीति करना, ठीक है कि नहीं? तो सुविधा के अनुसार राजनीति होती है, जबकि एक समय में लोग मूल्यों की राजनीति किया करते थे और राजनीति करने वाले लोगों की बड़ी सम्मान हुआ करती थी। आज राजनीति करने वाले लोगों की लोग उपहास उड़ाते हैं, ठीक है कि नहीं? है, ऐसे लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। गांधी मूल्यों की राजनीति किया करते थे। गांधी वंचितों की, मूल्यों की राजनीति का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी राजनीति करेंगे, मेरे केंद्र में वंचित वर्ग होगा हमेशा, उसके उत्थान के लिए क्या हो सकता है उस दिशा में हमारा प्रयास जारी रहेगा। सिद्धांत का मतलब यह होता है कि सबके प्रति निरपेक्ष भाव, ये नहीं, आ जाइए, ये नहीं कि हम सापेक्ष भाव से एक वर्ग के प्रति, एक धर्म के प्रति या एक जाति के प्रति या एक क्षेत्र के प्रति हम सापेक्ष भाव से काम करेंगे। इसको कहते हैं मूल्यों और सिद्धांतों की राजनीति, जो स्वतंत्रता संग्राम के राष्ट्रीय नेताओं ने किया। मूल में आ जाइए तो पहले तो यूरोपियन कंपनी भारत आए, यूरोपियन कंपनी भारत आते हैं और ब्रिटिश, फिर ब्रिटिशों के द्वारा सत्ता की स्थापना होती है, शासन की स्थापना होती है। तो दूसरा चैप्टर होता है शासन, ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ीकरण, और तीसरा अध्याय होता है कि जब सुदृढ़ीकरण हो गया तो नीतियां होती हैं। तो ब्रिटिश शासन की सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, न्यायिक
और धार्मिक नीतियां। तो इस नीतियों के करीब में फिर मैंने अभी बताया कि जितनी भी नीतियां बनी, ठीक है, उसमें कुछ रेडिकलिस्ट पॉलिसी भी बनी, कुछ रिफॉर्म्स भी हुआ, विशेषकर सोसाइटी के लेवल पर कानून बनाए गए, ठीक है, ये सब हुआ, अच्छी बात हुई। लेकिन वो सामाजिक सुधार चाहते थे क्यों? समाज को खुला क्यों करना चाहते थे? जिससे उनके औद्योगिक उत्पाद बढ़ सके, उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक्री हो सके। हम लोग ब्यूटी कंटेस्ट का आयोजन क्यों करते थे? ब्यूटी कंटेस्ट का आयोजन इसलिए करते हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ब्यूटी कंपनी है, उसका माल बिक सके। ये क्या, ये काला आदमी कैसे गोरा हो जाए? जिसको बाल नहीं है सर पे, नहीं इसको तो बाल है, जिसको बाल है आपको, अच्छा, जिसको बाल नहीं है उसको बाल हो सके, सपना बेचता है। नहीं, जो काला है इसको कहते काला है तो इसको बुरा लगता है, तो इसी को कहे, जो गोरा है उसी को कहे ये बेचारा काला है तो कैसे गोरा हो सके। फेयर एंड लवली, आपको 90 से पहले फेयर एंड लवली नहीं होता था। यदि फेयर लवली एकमात्र आता था पॉन्ड्स। आज जब से ऐश्वर्या राय और क्या नाम था, सुष्मिता सेन, अब बताओ जी और क्या क्या, तुम लोग तो ज्यादा जानता है। तो ये सब जब से मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनी, तब से आप देखिए जगह जगह ब्यूटी पार्लर खुल गए। अब तो नया नया प्रतियोगिता होने लगा, मिस अनहरियाबाग, मिस बलभद्रपुर, ठीक है कि नहीं? तो मिस इंडिया का डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। कारण ये था कि मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट कैसे सेल कर सके। आज तो खैर, अब तो यह दौर आ गया। एक समय में देखा कि मिस्टर इंडिया ये सब तो है ही, मिस्टर वर्ल्ड ये सब तो होता ही है, मिसेज होता ही है। अब तो मिस्टर वर्ल्ड मदर और वर्ल्ड फादर भी हो गया। मतलब अब उसमें भी एक, अभी कोई पेपर में पढ़े, हमारे एक मित्र ने कहा कि यह है मिस्टर नहीं मिसेज क्या फिगर, कौन एक आया, कौन एक महिला बनी है दरभंगा की ही, पेपर में हमको ये कौन प्रतियोगिता होता है, तो इसका फिगर बहुत अच्छा है, उनका ये क्या होता है नहीं समझे। तो एक से एक नया नया प्रतियोगिता का जन्म हो गया, उसको मीडिया भी कवरेज करने लगा। खैर मूल में आ जाइए। मूल यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वो उनका भी उद्देश्य वही था कि अपने उत्पाद को वो किस तरह से समाज को धीरे धीरे ओपन करके वो बेच सके। हालांकि इस प्रयास में अच्छा हुआ भारतीय समाज के लिए कि भारत के बहुत सारी ऐसी बुराइयां, सती प्रथा से लेकर और दास प्रथा से लेकर, कोई भी ऐसी प्रथा नहीं थी जो भारत में थी उस पर उन्होंने प्रहार नहीं किया। नरबली प्रथा तक थी, उस पर भी हार्डिंग ने प्रहार किया, ठीक है। ठगी प्रथा तो स्लीमन ने उस पर प्रहार किया ही। दास प्रथा पे पेंटिंग के समय में ही कानून लाए गए, अंतिम रूप से एलन बरो के समय में वो समाप्त हुआ। सती प्रथा के समाप्तिकरण में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो रेडिकलिस्ट थे उनकी बड़ी भूमिका थी, ठीक है कि नहीं। तो ये सब एक महत्वपूर्ण उपाय किए गए। जो जितनी भी नीतियां बनाई गई, उन सभी नीतियों का जो उद्देश्य था वो क्या था? वो औपनिवेशिक शासन को मजबूत करना था। पॉलिटिकल रिफॉर्म ही किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ही किया गया। आज जितनी संस्थाएं आप प्रशासनिक देखते हैं वो सब किसकी देन है? वो सब ब्रिटिशों की देन है। आधुनिक भारत कहते किसको है? आधुनिक भारत हम कहते हैं कि आज आधुनिक भारत में हम प्रवेश करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक ऐसा भारत जिसमें आधुनिक तत्व, आधुनिक मूल्य, राजनीति में मूल्य और आपके सिद्धांत की राजनीति और साथ में औपनिवेशिक राजनीति। ब्रिटिशों की तो अपनी पॉलिसी थी, उसको औपनिवेशिक पॉलिटिक्स कहेंगे। उसी तरह से नए सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हुआ, नए सामाजिक कानून आए, नए सामाजिक संस्थाओं का निर्माण हुआ। आर्थिक क्षेत्र में आज जो कृषि का वाणिज्यीकरण देखते हैं, मंडी देखते हैं, आज ये सारी व्यवस्था किसकी देन है? वो सारी व्यवस्था ब्रिटिशों की देन है, ठीक है कि नहीं। आज जो ये जुडिशियल सिस्टम क्या देखते हैं, जज साहब है, न्यायाधीश नहीं, हुजूर, तो ये सब जो कंसेप्ट है, मीलाड, ये सब जो सारी जुडिशियरी सिस्टम, सारा एक्ट सीआरपीसी से लेकर आईपीसी अब नए रूपों में उसका 1 जुलाई से रूपांतरण हो रहा है और लागू किया जाएगा। लेकिन वो उसमें तो सुधार है, ऐसा नहीं ना कि बिल्कुल उसको समाप्त कर दिया गया, उसमें सुधार किया गया, उसका नया नामकरण किया गया। लेकिन वो आज भी हमारा बेस है। आज भी सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो आज भी अंग्रेजों के ही द्वारा बनाए गए कानून है, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी व्यवस्था
आपकी औपनिवेशिक व्यवस्था के तहत ही निर्मित हुई, जिसको नेतृत्व दे रहा था ब्रिटेन, जो सबसे बड़ा, जिसके विषय में कहा जाता था कि इसके क्या हुआ जी, कितना तुम मानसिक रूप से विचलित हो, जिसके विषय में कहा जाता था कि इसका सूरज का अंत कभी नहीं होता, इसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसके देश का, इसके साम्राज्य का अंत कभी नहीं होता था। उसी का हम इतिहास जानना चाह रहे हैं। फिर नीतियां बनी, जितनी सामाजिक आर्थिक से लेकर प्रशासनिक और न्यायिक नीति तक। फिर उस नीतियों के प्रतिक्रिया हुआ, आदिवासी की प्रतिक्रिया हुआ, जो आपकी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। किसान की प्रतिक्रिया हुई। किसान की प्रतिक्रिया के भी दो भाग हैं, एक राष्ट्रीय आंदोलन से पहले की प्रतिक्रिया थी, एक राष्ट्रीय आंदोलन के बाद की प्रतिक्रिया थी। राष्ट्रीय आंदोलन के पहले की प्रतिक्रिया में नील विद्रोह, ठीक है कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद की प्रतिक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है चंपारण सत्याग्रह, जहां मोहनदास करमचंद गांधी मोहन से महात्मा हो गए। चंपारण में आकर मोहनदास करमचंद गांधी क्या हो गए, महात्मा हो गए, ठीक है कि नहीं। तो चंपारण सत्याग्रह जो एक इथिक्स पे लड़ी गई, हाँ, एक इथिक्स पे लड़ी गई कार्य पद्धति थी, गांधी का नेतृत्व था, और उसके आधार पर तिनकठिया जैसा व्यवस्था को समाप्त कराने में ये सत्याग्रह का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां नील की खेती, वो भी बड़ा विचित्र तरह का औपनिवेशिक शोषण था कि पेशगी दी जाती थी एडवांस, कि बेटा किसान आप यह किसानी करिए, आपको हम एडवांस देंगे। एक तो एडवांस में भी कमी थी, देता था 30 रुपया या 50 रुपया या 100 रुपया, ठीक है कि नहीं। असाइन कराता था प्राइवेट स्कूल की तरह 500 पर, 1000 पर। आज भी प्राइवेट स्कूल सब में क्या होता है, रहेगा 30,000 दरमाहा और देगा आपको 5,000, तो साइन करवाएगा 5,000। ये भी तिनकठिया है, इसका भी विरोध है, लेकिन कौन करेगा, जो है वो लिख के कभी देगा कि हमको 5,000 या 500 रुपया दिया जाता है, जबकि साइन इतना पे कराया जाता है। सरकारी विद्यालय में ऐसा होता है, नहीं होता है, क्योंकि सरकार की एक अपनी व्यवस्था होती है, ठीक है कि नहीं। मूल में आइए, तो पेशगी के आधार पर वहां किसानों के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी, जिसमें डबल शोषण था उसका। एक तो उसकी भूमि की फर्टिलिटी भी कम हो रही थी, भूमि की नील की खेती करने से भूमि की फर्टिलिटी कम हो जाती है, नाइट्रोजन कम हो जाते हैं, और यदि नाइट्रोजन कम हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि भूमि की उत्पादकता क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हम लोग आज यदि भूमि खेत पड़े होते हैं तो आजकल हम लोग क्या देते हैं, हरी खाद, सरई, ढेचा, मूंग, लोबिया, लेगुमिनस प्लांट की खेती करते हैं हम लोग। लेगुमिनस प्लांट क्या, दलहनी खेती करते हैं, जिससे कि भूमि की उर्वरता क्या हो सके, बढ़ सके, ठीक है। और किसान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन किसान अपने सामने भूमि का जो दर्द है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है। गाय और भूमि, इस सच्चा किसान इस दो चीज से बहुत जुड़ा होता है। वो मां का बिछोड़ना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन गाय का बिछोड़ना और भूमि का टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। किसानों के संदर्भ में जब आप बहुत सारी किताब पढ़िएगा, ग्रामीण जीवन का महाकाव्य आपका गोदान, जब गोदान पढ़ने का, ऐसे भी गोदान पढ़ना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, ठीक है। संपूर्ण मानव बनने के लिए किताब जरूर पढ़िए, डिफरेंट टाइप की जो महाकाव्य है उसको पढ़ना चाहिए, मूल बिंदु पे आ जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिक्रियाएं हुई किसानों की, स्थानीय नागरिकों की, इसके बाद उस प्रतिक्रिया के कड़ी में महाप्रतिक्रिया हुई, और वो प्रतिक्रिया थी 1857 का विद्रोह, जिसको हम बीडी सावरकर के शब्दों में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और फिर आता है आपका आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम, कि अभी मैंने कहा कि जब मूल्य जुड़ गए, सिद्धांत जुड़ गए, योजना जुड़ गई, संगठन जुड़ गया, समन्वयवादी नेतृत्व जुड़ गया, ठीक है, तो क्या किसमें कन्वर्ट कर गया, संग्राम में, आंदोलन में, जिसके 3 भाग हो गए। और ये 3 भाग था, एक भाग था उदारवादी, 1885 से 1905 तक था उदारवादी, 1905 से 1917 तक था उग्रवादी, और 1917 से 1947 था गांधीवादी। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है कि नहीं, वैसे वैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जाएगी। आज की हो सकता है आज के चैप्टर से एक क्वेश्चन आए, आज तो खैर शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद गांधीवादी चैप्टर में जब आप जाइएगा तो वहां से एक ही बार में गुच्छा में 6, 7, 8, 10 प्रश्न आ जाएंगे,
मैंने गुच्छा में प्रश्न आएगा। तो आरंभ करना चाहेंगे, शुरू करें? नहीं, खुजली हो रही होगी हाथ में, लिखे नहीं है इसलिए लिखिए। आधुनिक भारत की शुरुआत, पहले डायलॉग को लिख लो। डायलॉग, आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 पलासी के युद्ध के बाद, 1757 पलासी के युद्ध के बाद पलासी के युद्ध के बाद 1757 पलासी के युद्ध के बाद, पलासी के युद्ध के बाद हुआ। सत्रह सौ संतावन पलासी के युद्ध के बाद हुआ, जब राजनीति प्रशासनिक जब राजनीतिक प्रशासनिक एवं सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तनकारी तत्व का समावेश हुआ। नई संस्थाएं बनी, नई संस्थाएं बनी, नए विचार, नई नीतियां कार्यक्रम के माध्यम से, नई नीतियां और कार्यक्रम के माध्यम से भारत आधुनिक युग में प्रवेश किया। आधुनिक युग में प्रवेश किया। आधुनिक युग में प्रवेश किया। कौन? भारत। यह था आधुनिक भारत। कब से आरंभ होता है? 1757 के बाद। ठीक है कि नहीं? पैराग्राफ चेंज करेंगे। आधुनिक भारत के निम्नलिखित भाग, आधुनिक भारत के निम्नलिखित भाग उल्लेखनीय है। सबसे पहला लिखिए, उल्लेखनीय, पहला चैप्टर जिस पर आज हम फोकस करेंगे, यूरोपियन कंपनी का आगमन या यूरोपियन का आगमन। यूरोपियन का आगमन यूरोपियन का आगमन यूरोपियन का आगमन
ठीक है। दूसरा है ब्रिटिश शासन, यूरोपियन का आगमन। दूसरा है ब्रिटिश शासन की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, स्थापना और सुदृढ़ीकरण। स्थापना और सुदृढ़ीकरण, ठीक है। तीसरा है, तीसरा अध्याय है, तीसरा अध्याय है ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश नीतियां। चौथा अध्याय है ब्रिटिश नीतियां की कड़ी में है, ब्रिटिश नीतियां लिख लिए ना, और नीतियां में ही सब है। सामाजिक, ब्रैकेट में लिख दो सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, 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 न्यायिक, प्रशासनिक, न्यायिक, ठीक है। यह सब आपको पढ़ना है इस अध्याय में। उसका आता है, चूंकि ये सभी नीतियां का भी बताए थे इंट्रोडक्शन में कि सभी नीतियों का आधार क्या था। सभी नीतियों का आधार था शोषण, औपनिवेशिक शोषण। तो स्वाभाविक था कि उसके विरुद्ध क्या होती, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होती। तो प्रतिक्रिया में आदिवासी, किसान, इन सब प्रतिक्रिया को देखें तो लिखेंगे नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, ठीक है। नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, जैसे नीतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया, जैसे किसानों की प्रतिक्रिया, आदिवासी की प्रतिक्रिया, किसानों की प्रतिक्रिया, आदिवासी की प्रतिक्रिया, आम, धन्यवाद, खुश रहो, बहुत बड़ा अधिकारी, आम नागरिकों की प्रतिक्रिया, आम नागरिकों की प्रतिक्रिया, की प्रतिक्रिया। और इस प्रतिक्रिया में बिल्कुल अलग से हम लोग देखना चाहेंगे, और वह है 1857 की प्रतिक्रिया, सिपाही विद्रोह। तो नेक्स्ट अध्याय है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट अध्याय है सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह, ठीक है। जिसको इसको लिखना नहीं है तो आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो लिखेंगे ही, जिसे बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। बीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक किताब भी लिखी। वो किताब कहां लिखा, वो किताब लिखा अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। किसने, सावरकर ने, जिनको लेकर कभी कभी विवाद भी होते हैं, ठीक है। हमारे राहुल जी उनको क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नहीं समझते हैं। मूल में आ जाइए, इतिहास को समझ, संविधान को तो आजकल संविधान का एक छोटा सा प्रति भी लेकर चलते हैं, ठीक है कि नहीं, और कहते भी है कि संविधान बदलने वाला है। संविधान में संशोधन को संविधान का बदलने वाला क्या समझते हैं। तब तो 42वां संविधान संशोधन जो पूर्व में हुआ, जिसको मिनी संविधान संशोधन कहा गया, अब 12 प्रावधानों को बदला गया, तो सबसे बड़ा तो संविधान बदलने की प्रक्रिया उसी समय 1976 में आरंभ हो गई। 126 संविधान संशोधन जो हुआ, उस 126 संविधान संशोधन में तो अधिकांश संविधान संशोधन तो जो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उन्हीं के समय शुरू हुआ। तब तो सबसे ज्यादा संविधान बदलने की प्रक्रिया उन्हीं के समय शुरू हो गई। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, अरे संविधान संशोधन की एक प्रक्रिया है जो हमारे संविधान में वर्णित है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और देश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों में लोगों की महत्वाकांक्षा के आलोक में 103 संविधान संशोधन में यदि हम ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिए तो क्या संविधान को हमने बदल दिया? पूर्व में यदि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण था और उसमें आर्थिक आरक्षण जोड़ दिया गया तो क्या यह संविधान को बदलने की प्रक्रिया थी? यदि हमने मंत्रिमंडल के संख्या को सीमित कर दिया, संविधान संशोधन से 21 से 18 कर दिया मतदान की आयु, तो क्या यह संविधान संशोधन की, यह संविधान बदलने की प्रक्रिया थी? ठीक है कि नहीं? संविधान का संशोधन तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब सत्ता में कोई भी पार्टी आएगा उसे ऐसा लगेगा कि हर पार्टी का अपना अपना सिद्धांत होता है, अपनी अपनी विचारधारा होती है, ठीक है कि नहीं? और उस आधार पे वो उसमें चाहता है कि कुछ परिवर्तन। महिलाओं को अभी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हम नारी बंधन अधिनियम के माध्यम से, और देना भी चाहिए। इस बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव में महिलाओं की संख्या कितनी रह गई बताओ जी? बलराम क्या नाम है, हाँ जो भी नाम है, 73, 73, 78 से घटकर 73 हो गई, ठीक है कि नहीं? तो 78 से घटकर 73 हो गई, 543 सीट में, जबकि आधी आबादी है। और आधी आबादी नहीं, आपके मतदान करने में ये सबसे आगे हैं। बिहार में तो इन लोगों ने कमाल कर दिया है। बिहार में तो महिला और पुरुष की संख्या में, उसमें प्रतिशत में कई जगह 12% का अंतर है। यदि पुरुषों ने जो मतदान किया उससे 12% अधिक महिलाएं की। और कहा तो यही जाता है कि आज यदि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किंग मेकर बने हैं, जो हम लोग के लिए सौभाग्य और गौरव का विषय है कि पहली बार बिहार अपनी राजनीतिक सुविधा का परिचय दे और विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर ले। यही वो समय है कि जब हम विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इससे अच्छा समय नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं? तो खैर, उनको वहां तक पहुंचाने में और बिहार में सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की स्थापना में महिलाओं की भूमिका, वो जो 1.5 करोड़ 10 लाख जीविका समूह है और 10 लाख में 1.5 करोड़ जो मेंबर है, जिसका आर्थिक, ठीक है, वो सब की आर्थिक जो स्तर है वो बहुत कमजोर है। ऐसा नहीं कि वेतनमान है, लेकिन सब 2, 4, 5 हजार 10 हजार रुपया ग्रामीण स्तर पर अर्जित कर रही हैं विभिन्न माध्यमों से। या सरकार के प्रयास चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? सबको तो सरकार वेतनमान पे आधारित नौकरी तो दे नहीं सकता है, तो सीधी सी बात है, चाहे वो कोई जी आ जाए। लेकिन हाँ, जो रिक्त पद है वो तो निश्चित रूप से भरे जाने चाहिए। आपकी भी मैं बात कर रहा हूं, जो रिक्त पद है, ठीक है, जितनी भी रिक्त पद है, यदि हर सरकार अपने अपने रिक्तियों की संख्या को देख ले तो 1 करोड़ से अधिक नौकरियां पूरे देश में राज्य से लेकर केंद्र तक ऐसे ही दिए जा सकते हैं। तो वो जो 4-5 करोड़ 7 करोड़ लोग बेरोजगार है, उसमें कुछ मात्रा में, कुछ संख्या में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। और लोगों को नौकरियां मिलती है तो इससे बाजार भी मजबूत होता है, इकोनॉमी भी मजबूत होती है। आपको यदि सरकार पैसा देता है तो ऐसा नहीं ना कि उस पैसा को पहले के मास्टर साहब की तरह तकिया में जो है डाल देंगे, आज सुत जाएंगे, ठीक है कि नहीं? पहले के हमको याद है कि बहुत नजदीकी थी हमारे, उनको दरवाहा जो मिलता था उसको लॉकर में एक ठो रखे थे, बोरा टाइप का, उसमें रख देते थे और रोज सूंघते थे उसको। अब सुनिए क्या हुआ। उनकी पत्नी कहीं कि बउआ इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर गई है, परसों जते 40,000 रुपया की जरूरत है। बहुत पहले की बात है, पहले इंजीनियरिंग 50,000 1 लाख में हो जाता था विभिन्न जगहों पर, अब तो उसमें भी 5-10 लाख 15 लाख लग जाता है। तो खैर, तो वो जो सुने तो खाना खाएं अच्छे से, और कुछ नहीं बोले, ना हाँ बोले ना बोले। उनको लगा 40,000 चला जाएगा उस चुकरी में से। चुकरी नहीं था, बुरा था वो। इसका जो सोए रह गए, मतलब शोक में सोए रह गए कि कल 40,000 रुपया दे देना है। तो आज का मास्टर ऐसा तो नहीं होता है। आज का मास्टर सब तो देखते हैं कि हर स्कूल के आगे में 5 ठो गाड़ी लगा होता है, 4 व्हीलर, ठीक है कि नहीं? तो बदल गया, स्थितियां बदल गई। अब वो सूंघता नहीं है, बल्कि उपभोग पे बल देता है। वो जीवन जीता है कि जीवन एक बार मिला है तो क्यों नहीं हम अच्छे ढंग से जी ले,
ठीक है कि नहीं, यदि उसको कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी नहीं है। अब इस बच्चा सब, 22 साल का आदमी बच्चा सब, ये बच्ची सब अभी 14-15 साल की होगी। ठीक है, नहीं सर हम पकठाया हुआ है सर, हमारा ये 27 साल है, मैंने जो भी है, तो इन लोग को 60,000 70,000 रुपया मिलेगा तो क्या करेगा? ठीक है कि नहीं, तो क्या करेगा? पागल हो जाएगा। शुरुआत में तो 2-4 महीना का एक बार में मिला, आ जाइए, तो पागल हो जाएगा। नहीं अब आप तो खैर, आपको तो 2-4 करोड़ भी मिल जाएगा तो उसको डकार जाइएगा, क्योंकि आपको जिम्मेवारियां हैं, आपको ननद की शादी करानी होगी, नहीं बहुत तरह का जिम्मेवारी होगा। तो स्वाभाविक है कि आपको अधिक मिलेगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुमारे लोगों को तो फर्क पड़ेगा। तो दम, वो तो हमेशा टाइट रहेगा हमेशा। ठीक है कि नहीं, हमें, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। ठीक है कि जब पहला महीना का अपने ही ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर भी थे, गस्टेड अफसर थे, तो पैसा अपने ही निकासी करना था। पहले पैसा बैंक में नहीं जाता था, पहले पैसा जाता था खाता में, निकासी होती थी, तो लेके जेब भरे हुए थे। उतना जेब आज तक कभी नहीं भराया। तो जब जेब भरा हुआ था तो रेल से आ रहे थे, गाड़ी छोड़ दिए, रेल से आए, समस्तीपुर से दरभंगा आना था, तो हमारे साथ एक मेरा सहायक था। तो मोहन बाबू को कहे धीरे धीरे चलो, ठीक है से आई, यदि ट्रेन में सीट नहीं ना बैठते, सार के ट्रेने खरीद ले भाई, ततेक पाई छे जेब में, चिंता नहीं करो। मतलब वो था, जिस दुकान में भी जाते थे लगता था कि ठीक से ये यदि मूल जोल नहीं किया, ठीक से नहीं दिया, तो आज इसका जो है तो पूछेंगे तुम्हारी दुकान की कीमत क्या है बताओ, नहीं चिनाए सेठ। मतलब इस टाइप का भाव होता था। बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, कई जिम्मेवारियां आ गई, तो अब इन सब चीजों पे फोकस भी नहीं होती है। चलिए ठीक है, जो सुविधा मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई खास बात नहीं है, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हम लोग थे प्रतिक्रिया में, हम लोग कहाँ थे? 1857 की प्रतिक्रिया में, सिपाही विद्रोह में थे, बीडी सावरकर के शब्दों में। उसी कड़ी में, बातचीत के कड़ी में कुछ अच्छे अच्छे ज्ञान के तत्व भी निकले। 103 EWS आज भी प्रासंगिक है, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा 368 संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। जो भी बात मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनिए। यदि मैंने उससे महिला की संख्या पूछा 18वीं लोकसभा में, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। यदि मैं कभी पूछ दूं कि 1 2 3 4 दल, राष्ट्रीय दल कौन सा था, वो भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला में तो बीजेपी और दूसरा स्थान कांग्रेस ने प्राप्त किया 99 सीटों के साथ और 240 सीटों के साथ क्रमशः। लेकिन उसके बाद में आप यदि छोड़ दीजिएगा तो दिक्कत हो सकती है। उसके बाद कौन था? उसके बाद था समाजवादी पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, तब है DMK, तब है TDP, तब इसके बाद आपके जनता दल यूनाइटेड वगैरह है, ठीक है कि नहीं। एक जगह विश्लेषण भी चल रहा था कि यदि ये दोनों दल इंडी में जाते हैं तो इनकी स्थिति कहां होगी, यहां है तो इनकी स्थिति क्या है, ठीक है। एनडीए में इनकी स्थिति 1-2 में है, मतलब 1 में बीजेपी या 2 में TDP या 3 में JDU। वहां जो जाएंगे तो उनकी स्थिति कहां होगी? कांग्रेस, सपा, तृणमूल, DMK, उसके बाद ही तेलुगु देशम पार्टी की स्थिति होगी, तब होगी इसके बाद, ठीक है कि नहीं। तो स्थान का भी फर्क पड़ता है, स्वाभाविक है कि स्थिति भी देखनी होती है। मूल में आ जाइए। तो जैसा कि मैंने अभी बता दिया, ये भी आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है कि नहीं। कि पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव में परिणाम के उपरांत जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जो सीटों की स्थिति है उसके संबंध में असुमेलित चुने या समूह सही समूह पर विचार करें। समूह में दे दिया तो ABCD, आज यदि सुमेलित करने में दे दिया तो सीट दे देगा, मिलाइएगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, बनते हैं। 1 मिनट, तुम लोग के गप में रह गए, चाय मेरा छूट गया। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखिएगा स्वतंत्रता संग्राम। सिपाही विद्रोह लिख लिए ना, अब आइए स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता संग्राम जिसके 3 चरण हैं।
जिसके 3 चरण हैं। जिसके 3 चरण हैं। पहला है उदारवादी युग। उदारवादी युग। उदारवादी युग। दूसरा है उदारवादी युग के ब्रैकेट में लिख दीजिए 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक। 1885 से 1905 तक। उसके बाद है उग्रवादी युग। उग्रवादी युग। उग्रवादी युग जिसको हम लोग क्रांतिकारी युग भी कहते हैं। 1905 से 1917 तक। 1905 से 1917 तक। 1905 से 1917 तक। और तीसरा युग है गांधीवादी युग। तीसरा युग है गांधीवादी युग। गांधीवादी युग है 1917 से 1947 तक। 1917 से 1947 तक। ठीक है, इतने अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत को, जहां से क्वेश्चंस की संख्या अधिकतम होती है। पूरे समान अध्ययन में एक छोटा सा भाग और पूरी सर्टेनिटी के साथ यह कहा जा सकता है, छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा यूपीएससी तक, यदि कोई पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है आपका स्वतंत्रता संग्राम का भाग, आधुनिक भारत का भाग। हालांकि आजकल बड़ी परीक्षा में एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट भाग के रूप में उभरा है। 10-10, 12-12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल भी विश्व पर्यावरण दिवस हुआ। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है, उसने सेंट्रल थीम जारी किया। क्या था सेंट्रल थीम? 2024 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? कल तुम्हारे बगल से गुजरा होगा, पेपर पढ़े होगे। वाह, बताइए। बहुत बढ़िया। भूमि बहाली, मतलब भूमि को हम कैसे ठीक करें। इसके बाद मरुस्थलीकरण, मरुस्थल के विस्तार को कम करें, और जो सूखा क्षेत्र है उसमें कैसे हम उसका कैसे हम रेसिस्ट करें। रीसाइलेंस ऑफ ड्रॉट, उसमें पढ़िएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो साइलेंस का रीसाइलेंस मतलब उसको हम कैसे, सूखा को हम कैसे कम करें। सूखा को कम करने का उपाय बहुत सारे हैं, क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन के आलोक में सूखा क्षेत्र का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। आजकल सूखा प्रतिरोधी प्रजाति भी आ गई है। विभिन्न क्रॉप में सूखा प्रतिरोधी प्रजाति भी आ गई है, कीट प्रतिरोधी प्रजाति आ गई है, क्योंकि कृषि विज्ञान केंद्र तो अब बदलते हुए जो जलवायु परिवर्तन है, बदलता हुआ जो जलवायु है, उसके आलोक में अब रिसर्च करता है। पहले का रिसर्च होता था कि कैसे हम क्रॉप के उत्पादकता को बढ़ाएं, फसल को कैसे, कौन सी फसल हम बोएं जिससे कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को हम खिला सकें। आज का समय अब उससे थोड़ा सा हटके, अब हम खाद्यान्न के मामले में इतने आत्मनिर्भर हैं कि हमारी कई योजनाएं अन्न आधारित चल रही है। आंगनबाड़ी से लेकर मिड डे मील से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लेकर सब योजना तो अन्न आधारित ही है, कोई आज से नहीं है। 1990 के बाद हम इस स्थिति में पहुंच गए। हालांकि हरित क्रांति के बाद ही हमारे यहाँ उत्पादकता बढ़ा, और उसके कारण हमारी स्थिति गेहूं और चावल में हम विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच गए। ठीक है, पहले स्थान पे चीन है, मक्का में पहले स्थान पर अमेरिका है। तो ध्यान रखें, अब हम लोग मक्का पे काफी फोकस करने लगे हैं। आप लोग यदि खेती किसानी से जुड़े होंगे
तो पहले रबी में मक्का होता था, अब खरीफ में भी मक्का होने लगे। अब देखिएगा यदि यदि थोड़ा सा आईक्यू डेवलप होगा तो आप देखिएगा गांव गांव के रास्ते से गुजरिएगा तो रास्ते में ही आपको दिखाई देने लगेगा कि ये मक्का है। जो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, अभी खरीफ सीजन है। मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक का सीजन कैसा सीजन होता है, खरीफ का सीजन होता है, जिसमें पहले पानी होता था तो धान बोते थे हम लोग नहीं, और आज हम लोग वहां पे मक्का की नीति अपना रहे हैं। क्लाइमेट रेसिस्टेंस वैरायटी जितनी भी हो सकती है उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि समय बदल गया है, ठीक है कि नहीं। कहीं पे बहुत अधिक पानी हो जाता है, कहीं पे पानी ही नहीं होते हैं, तो उसके कारण धान की ऐसे भी धान की खेती को वर्ल्ड के लेवल पे हम उसको कमजोर करना चाहते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि धान की खेती से ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि धान के खेत में ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है, मीथेन। धान का खेत जहां पानी अधिक होता है वहां होता है, दलदली क्षेत्र में होता है, मर्सीलैंड में मीथेन होता है, और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, तो उससे टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए देखते होंगे अपने गांव में कि अपने दलान के आसपास गेहूं की खेती लोग कर लेंगे, लेकिन धान की खेती चौर में ही करेंगे, क्योंकि जिस क्षेत्र में धान की खेती होती है तो चौर का टेम्परेचर क्या होता है, अधिक हो जाता है। आप यदि कभी गुजरिएगा तो आपको महसूस होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आप एसी से हटिएगा, बाहर निकलिएगा तो आपको महसूस होगा ना कि गर्मी है, नहीं। उसी तरह से आप दलान से गुजरिएगा, चौर में प्रवेश कीजिए तो आपको महसूस होगा कि यहाँ गर्मी अधिक है। गर्मी है तो गर्मी रहेगा ही। मूल में आ जाइए। इस ज्ञान की बातों के क्रम में हम लोग सबसे पहले जिस अध्याय को देखना चाहेंगे वह है रणनीति। आपकी यही है आधुनिक भारत की। ये 6-7 भागों में बांटकर पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वह है स्वतंत्रता संग्राम। जहां तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। पहले तो जो पहला अध्याय है यूरोपियन कंपनी, यूरोपियन का आगमन, उसको हम लोग पढ़ना चाहेंगे। तो पहला अध्याय है, लिखेंगे पहला अध्याय यूरोपियन आगमन। यूरोपियन आगमन पहला अध्याय। देखिए यूरोपियन आगमन की क्रम में तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है थोड़ा सा, हालांकि इस कक्षा में मैं मुख्य परीक्षा के दृष्टि से नहीं बल्कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी बातें कहना चाहूंगा कि यूरोपियन कंपनी या यूरोपियंस का भारत में आगमन होने का क्या कारण था। कारण एक ही है शुरुआत में, और वह है मसाला। और मसाला के क्रम में है कुस्तुनतुनिया का पतन, और कुस्तुनतुनिया के पतन के क्रम में है भौगोलिक खोज। 3 विचारधारा ने पूरे विश्व के मानचित्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और एक था भौगोलिक खोज, दूसरा था प्रबोधन, पुनः जागरण। अब पुनः जागरण और प्रबोधन को मिला दीजिए तो उसको कहते हैं धर्म सुधार। धर्म सुधार में 2 तत्व होते हैं, पुनः जागरण भी है और प्रबोधन भी है। पुनः जागरण सबसे पहले इटली में आया, और धर्म सुधार सबसे पहले जर्मनी में हुआ। उसी धर्म सुधार की कड़ी में ईसाई धर्म 2 भागों में बट गया था, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा कैथोलिक। हम उन सब पे जाएंगे नहीं, क्योंकि वो एक विचार की बात है और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से, यूपीएससी के दृष्टि से वो टॉपिक काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम अपने मूल पे रहेंगे। पीटी के दृष्टि से आपको क्या पढ़ना चाहिए? पीटी के दृष्टि से आपको 4 एंगल में पढ़ना है मुख्य रूप से। एक, यूरोपियन आगमन कि कौन सबसे पहले आया। दूसरा, यूरोपीय कंपनी का स्थापना, किस यूरोपियन कंपनी का कब स्थापना हुआ। तीसरा, यूरोपियन कंपनी का सेंटर, पहला फैक्ट्री कहां खुला। जैसे पुर्तगीज का कोचीन में खुला, जैसे डेनिस का ट्रेंगुबार में खुला, जैसे डच और अंग्रेज का मछलीपट्टनम में खुला, जैसे फ्रेंच का सूरत में खुला। हालांकि अंग्रेज का भी पहला फैक्ट्री खोलने का निर्णय सूरत में ही था, लेकिन अरब व्यापारियों के विरोध के कारण तकनीकी दृष्टि से 1608 में हॉकिंस के प्रयास के बावजूद खुल न सका। ये वही हॉकिंस था जो जहांगीर के समय आया था और जिसको 400 मनसब की उपाधि दी गई थी, और तुर्की में संवाद किया था जहांगीर से,
और इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी। रेड ड्रैगन जहाज से वो भारत आया था। ये सब एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिसकी जानकारी पूर्व के दिनों की कक्षा में आपको दी जा चुकी है। इसी क्रम में अभी मेरे द्वारा यह बताया गया कि पहला फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, जैसे फ्रेंच का सूरत में 1668 में। तो दूसरा एंगल है कि पहला तो है कि यूरोपियन कब आया, दूसरा है कि यूरोपियन कंपनी की स्थापना कब हुई, और तीसरा है कि यूरोपियन कंपनी का पहला फैक्ट्री कहां बना। मुख्य सेंटर, विशेषकर अंग्रेजों का मुख्य सेंटर आपको याद रखना है कि बंगाल में कहां खुला, उड़ीसा में कहां खुला, ठीक है कि नहीं। बिहार में किसका इंटरेस्ट था, ठीक है, बिहार में सोरा का व्यापार बहुत होता था, पटना उसका मुख्य सेंटर था। तो ये सब आपको ध्यान में करके रखना है। और चौथा है योगदान। योगदान का क्या मतलब होता है कि पुर्तगीज ने क्या दिया हमको। तो पुर्तगीज ने हमें दिया प्रिंटिंग प्रेस, पुर्तगीज ने हमें दिया आलू समोसा, ठीक है कि नहीं, आलू। पुर्तगीज ने हमें दिया टमाटर, पुर्तगीज ने हमें दिया अनानास, पुर्तगीज ने हमें दिया काली मिर्च, पुर्तगीज ने हमें दिया तंबाकू, पुर्तगीज ने हमें दिया अल्फांसो आम। ये सब पुर्तगीज की देन है। अल्फांसो आम अभी आम के समय में, छोड़ दो अभी मत लिखो, सुनो ना बाबू, सब लिखाएंगे, एक एक चीज लिखवा के। यहीं पर ना मेरा घर है नीचे में, ठीक है, इसलिए चिंता मत करो, ठीक है। हमको नहीं लेना होगा, हमको मन होगा बैठने का, ऑफिस में बैठेंगे, नहीं मूड है। देखते हो यहां से जब 4 घंटा के बाद निकल जाते हैं तो कितना भी कहते हैं 5 मिनट में आ रहे हैं, तो मूड बनेगा तब ना आएंगे। कोई मशीन नहीं ना है कि बटन दबा स्टार्ट, मूड बनेगा फिर जाएंगे, फिर धीरे धीरे गर्म होंगे, ऐसे नहीं ना हो जाता है, पूरी प्रक्रिया होती है ना, ठीक है कि नहीं। तुम विद्यार्थी हो तो तुमको तो मूड बनता है तब आते हो। आज कितना मूड बनाए हो आधुनिक भारत में, तब देखे हैं तुम लोग को आते हुए, नहीं तो तुम लोग तो ऑनलाइन एक्सपर्ट हो गया है, ऑनलाइन लगा दिया सूत गए, ठीक है। यही ऑनलाइन कभी कभी हमारे घर में भी लोग पढ़ते थे ना, हम देखते थे ना कि क्या करता है, ऑनलाइन लगा दिया सो गया, देखे जा ये तो सोया हुआ है सब है, हम वही हैं, सोया हुआ है सब। अच्छा, बड़ा अच्छा ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है कि नहीं। आंख लग गई थी, जब लगना चाहिए आंख तब तो लगा नहीं, अब आंख लगती है आपको, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए, वो समझ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, सो एक तो यही समझ रहा है, ये सब बच्चा है, ज्यादा नहीं समझता है। खैर चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि चौथा एंगल क्या है, योगदान। तो पुर्तगीज ने क्या योगदान दिया, शिपिंग बिल्डिंग में योगदान दिया। पहला चर्च बनाया केरल में, उसमें पहला पादरी था फ्रांसिस जेवियर, ठीक है। सेंट थॉमस चर्च बना, उसमें उसका योगदान है। वो भी गोथिक आर्ट का बना। गोथिक आर्ट क्या होता है, त्रिभुजाकार, उसका जो शीर्ष देखिएगा वो त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुजाकार कैसा होता है, ऐसे। अभी इसका जैसे हम लोग के यहां इस्लामिक आर्ट आया तब मेहराब आया, क्या आया, मेहराब आया, इस टाइप का आया। अर्ध वृत्ताकार, ये सबके समय में अर्ध त्रिभुजाकार। जैसे एक आर्ट देख लो तब जल्दी से समझ में आ जाएगा। ये जो है देखो, चर्च नहीं देखे हो, जो भी बनेगा इसी टाइप का बनेगा, माने अर्ध त्रिभुजाकार। त्रिभुज होता है ना जी, ऐसा ही ना होता है। तो अर्ध त्रिभुजाकार, ये गोथिक शैली इसको कहते हैं। ये पुर्तगालियों की ही भारत में देन है। क्या नाटक है यार, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखने का प्रयास करना। मूल में आइए, नेक्स्ट, मतलब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है कि जैसे जो साम्राज्य की स्थापना हुआ पुर्तगीज, तो पुर्तगीज का वास्को डी गामा तो आया, लेकिन पहला गवर्नर कौन बना, साम्राज्य की स्थापना में पहली भूमिका किसकी थी, फिर वास्तविक संस्थापक कौन था। डी अल्मीडा तो फर्स्ट गवर्नर, लेकिन अल्बुकर्क क्या था, पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक था, जिसने भारत में भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई, जिसके समय में गोवा 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से हमने जीता, ठीक है कि नहीं। इसी क्रम में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने में अल्बुकर्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सब कारणों से अल्बुकर्क को याद करते हैं। डी अल्मीडा को याद करने का मुख्य कारण है ब्लू वाटर पॉलिसी।
लेकिन अल्बुकर्क को याद करने के मुख्य कारण है। फिर आया दी कुन्हा, नीनो द कुन्हा, गोवा को जो कैप्चर किया, क्योंकि आपकी जानकारी में है कि बीजापुर का जब अधिग्रहण हुआ उस समय कृष्णदेव राय दक्षिण भारत का रूलर था, और दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय की पुर्तगालियों के साथ अत्यंत मधुर संबंध थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वो घोड़ा उड़ा का भी सप्लाई करता था, जिससे कि विजयनगर की सेना क्या थी, घुड़सवारी के स्तर पे मजबूत थी। पहले युद्ध रेडार और मिसाइल थोड़ी लड़ता था, ठीक है कि नहीं, ब्रह्मोस और राफेल विमान के द्वारा थोड़ी युद्ध लड़ी जाती थी, पहले युद्ध लड़ता था स्थल सेना, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि गोवा जब कैप्चर हुआ तो गोवा को फिर राजधानी बनाया किसने, नीनो द कुन्हा ने। आ जाओ बाहर से घूम के आ जाओ, कोई बात नहीं, होता है, समय ऐसा है कि नींद आएगी ही, ठीक है, आएगी, मारो झटका मारो। तुम क्या समझे कि मास्टर साहब को समझ में नहीं आती है क्या? हाँ, आओ बाहर से घूम के आओ, आ जाओ ना थोड़ा, कोई बात, तब तक हम गप दे रहे हैं, जाओ ना, ठीक है, नहीं जाओगे तो सो रहे हो यार, क्या मतलब है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि पुर्तगीज, तो ये तीनों क्या है उसके विषय में जानना है। तो ये पांचवा एंगल होता है जिसको हम पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है। और तब लेकिन जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड होता है वो आगमन, कंपनी, योगदान, ठीक है, फैक्ट्री, इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी रूप में हम यूरोपियन कंपनी को आज देखता हूं कि 5 सवा 5 बजे तक मैं कहां तक कर पाता हूं। स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, लिखिए, लिखेंगे। यूरोपियन कंपनी के भारत में आगमन के, यूरोपियन कंपनी के भारत में आगमन के आगमन के आगमन के प्रमुख कारणों में मसाला, भौगोलिक खोज, पुनर्जागरण, प्रबोधन, एवं धर्म सुधार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। भौगोलिक खोज की कड़ी में नए समुद्री मार्ग की खोज अति महत्वपूर्ण है। नए समुद्री मार्ग की खोज अति महत्वपूर्ण है। आरंभ में नए समुद्री मार्ग की खोज में स्पेन और पुर्तगाल, नए समुद्री मार्ग की खोज में स्पेन और पुर्तगाल
स्पेन और पुर्तगाल के शासकों की भूमिका उल्लेखनीय रही। शासकों की, क्योंकि उन्होंने ही प्रोत्साहित किया। शासकों की भूमिका उल्लेखनीय रही। ठीक है, क्या रही? उल्लेखनीय रही। ओके, अब लिखो उल्लेखनीय है कि, या ध्यान रखना है कि, ध्यान रखना है कि कैब्रेल ने ब्राजील, कैब्रेल ने ब्राजील, कैब्रेल, ये सब खोज करता था। कैब्रेल ने ब्राजील, कैब्रेल, कैब्रेल लिखना नहीं जानते हैं? कैब्रेल ने ब्राजील, कैब्रेल, इस तरह से लिख लो ना यार। कैब्रेल ने ब्राजील, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका, 1492 में, 1492 में कोलंबस ने अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका, अमेरिका की खोज की, अमेरिका की खोज की। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े थे कि कुक ने कौन क्या खोजा था? ऑस्ट्रेलिया। कुक ने क्या खोजा था? ऑस्ट्रेलिया। और तस्मान ने न्यूजीलैंड इत्यादि की खोज की थी। वो सब भी भौगोलिक खोज के ही परिणाम थे। वो सब क्या थे? भौगोलिक खोज का ही परिणाम था। लेकिन उसमें कोलंबस, याद रखिए कि भारत को खोजते खोजते कहां चला गया? वो चला गया अमेरिका, अमेरिका को खोज डाला। वहां से स्थानीय जो जनजाति थी, रेड इंडियंस, जिसके विषय में ज्योग्राफी में ही बताया था, तो रेड इंडियन से उसकी मुलाकात होती है। तो पूछा भी जाता है कि अमेरिका का जो मूल जनजाति है वो कौन सा है? तो रेड इंडियंस है। खैर, मूल में आइए। इस क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था वास्को डी गामा। 1498 में वो केप ऑफ गुड होप, जो नए समुद्री मार्ग थे दक्षिण अफ्रीका के रास्ते, वो कहां पहुंच गया? इंडिया। और इंडिया में वो 2 बार आया। इंडिया में वो 2 बार आया। पहली बार जब आया तो मालवार के कालीकट के तट पे पहुंचा, जहां स्थानीय हिंदू राजा ने उसका भरपूर स्वागत किया। और जिसके सहायता से वो पहुंचा था उसका नाम था मजीदी। उसका नाम क्या था? मजीदी। मजीदी की सहायता से वो भारत पहुंचा था। स्थानीय हिंदू राजा जो जमोरिन उपाधि था, तो उन लोगों ने उनका भरपूर स्वागत किया। यहां से मसाला ले गए, 60 गुना अधिक कीमत पे उन्होंने अपने देश में मसाला को बेचा। फिर वो भारत आए दोबारा। तो ध्यान रखना है वास्को डी गामा के विषय में। लेकिन वो पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक नहीं थे। कालांतर में कुछ पुर्तगालियों को लगा कि यहां साम्राज्य स्थापित करना ज्यादा आसान है और बेहतर होगा। तो उसी क्रम में डी अल्मीडा, जो पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था, उसके नाम का मैं नाम लेना चाहूंगा, और फिर अल्बुकर्क और नीनो द कुन्हा। ये 3 नाम पुर्तगाली का सबसे महत्वपूर्ण नामों की कड़ी में। तो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को और आगे बढ़ा दे। क्या लिखे हैं? कैब्रेल ब्राजील और 1492 में अमेरिका। इसी कड़ी में, इसी क्रम में, इसी क्रम में, इसी कड़ी में 1498 में, 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा, वास्को डी गामा वास्को डी गामा 1498 वास्को डी गामा नए समुद्री मार्ग, नए समुद्री मार्ग, नए समुद्री मार्ग केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप, ये लिख लेंगे, केप ऑफ गुड होप होकर
केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप होकर वो भारत के कालीकट पहुंचा, 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 वो भारत के कालीकट पहुंचा जहां कालीकट का स्थानीय शासक, जहां कालीकट के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। अंडरलाइन कर देंगे, जमोरिन, कालीकट के स्थानीय शासक जमोरिन ने, कालीकट के स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका स्वागत किया। जमोरिन ने उनका स्वागत किया। ठीक है, जमोरिन ने क्या किया? स्वागत किया। नोट में लिख देंगे, वास्को डिगामा के सहायक थे मजीदी। वास्को डिगामा के सहायक कौन थे? मजीदी। वास्को डिगामा के सहायक थे मजीदी, मजीदी। ठीक है, मजीदी। नोट में एक लाइन और लिख देंगे, नोट में एक और लिख देंगे, केप ऑफ गुड होप होकर, केप ऑफ गुड होप होकर केप ऑफ गुड होप होकर आने वाले पहले पुर्तगीज, आने का प्रयास करने वाले, केप ऑफ गुड होप होकर आने का प्रयास करने वाले, आने के प्रयास करने वाले पहला पुर्तगीज, पहला पुर्तगीज, पहला पुर्तगीज कौन थे? पहला पुर्तगीज बार्थोलोमियो डियाज थे। ये नाम लिख लेना, बार्थोलोमियो डियाज थे, बार्थोलोमियो डियाज थे, बार्थोलोमियो डियाज, सीधे भी लिख सकते हो, बार्थो डियाज थे। क्या दिक्कत है? डियाज थे, बार्थो हटा दो, डियाज थे। क्या थे? कौन थे? डियाज थे। तो पहले कौन आए? कौन, किसने प्रयास किया था इस रास्ते से? डियाज। लेकिन सफल प्रयास किसका रहा? वास्को डी गामा का। और किसकी सहायता से? तो मजीदी की सहायता से। कहां पहुंचे? तो पहुंचे कालीकट, जहां कौन थे? स्थानीय जमोरिन शासक ने उनका, जमोरिन उपाधि था, जमोरिन क्या था? उपाधि था। तो वहां उसका स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। ठीक है, तो यह हुआ इंट्रोडक्शन। क्योंकि सबसे पहले आने वाले, यह भी ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगीज थे। सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया। ठीक है, 1498 में आया और 1961 में गया। 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से जब गोवा को हमने अधिग्रहित किया, तब यहां से वो अपने देश पुर्तगीज गए। एक छोटा सा देश, देखो, हमारे ऊपर, हमारे क्षेत्रों के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है कि नहीं? तुम लोग मास्टर अब बीडीओ और सीडीओ की परीक्षा में लगे रह गए। ठीक है, तो ब्रेन होता है कैसे हम किसके ऊपर रूल करें। मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु यह है कि यह इंट्रोडक्शन है कि यूरोपियन के भारत में आगमन के कारण क्या थे। मसाला था, कुस्तुनतुनिया का पतन था, सबसे इंपॉर्टेंट तो कुस्तुनतुनिया का पतन है 1453 में।
कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया, बिजेंटाइन साम्राज्य टूट गया, ये सब भी एक पॉलिटिकल बेस में था। उसके अलावा हम तो सीधे भौगोलिक खोज और वहां से होते हुए सीधे हम यूरोपियन कंपनी को प्रवेश करा दिए हैं वास्को डी गामा के रूप में भारत में। लेकिन जब इसके पृष्ठभूमि को देखिएगा तो आधी कक्षा हम सिर्फ पृष्ठभूमि पर आपको बता सकते हैं और लिखा सकते हैं, आधी कक्षा मतलब 1.5 घंटे की कक्षा सिर्फ। लेकिन वो सब बड़ी परीक्षा के दृष्टि से अगले चरण मुख्य परीक्षा के एंगल से सब महत्वपूर्ण होते हैं। यहां तो वास्को डी गामा भारत आया, कहां आया, किसने स्वागत किया, ये तो याद रहेगा नहीं कल, तो हम क्या बताएं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब आइए कि हम इस यूरोपियंस को कैसे पढ़े, हमारे क्वेश्चन का एंगल क्या है। कमीशन, स्टेट कमीशन तक के क्वेश्चन का एंगल आप देखिएगा तो 4 एंगल है, वही जो मैंने अभी कहा था कि आगमन, कंपनी की स्थापना, पहला सेंटर, योगदान, और तब कुछ महत्वपूर्ण रूलर वगैरह सब जैसे गवर्नर थे, पुर्तगीज गवर्नर अभी अल्मीडा से लेकर किन्हों तक बताए। जैसे अंग्रेजों का तो पूरा इतिहास ही पढ़िएगा, क्लाइव से लेकर और माउंटबेटन तक। उसी तरह से जब आप फ्रेंच पढ़ेंगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई लुई 14वां के समय में, और उस समय वहां का वित्त मंत्री था कोलबर्ट, जो विश्व का सबसे प्रसिद्ध वित्त मंत्री में उसकी गिनती होती है। और ये जितनी कंपनी थी, एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज से लेकर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, उन सबों में सरकारी कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ज्वाइंट वेंचर था, और शेष सबकी कंपनी निजी कंपनी थी। लेकिन सरकारी कंपनी कौन थी? फ्रेंच। कहा भी जाता है कि फ्रांस भारत में सफल नहीं हो पाया, अन्य देशों में काफी सफल था, क्योंकि भारत में उसका जो सरकारी दृष्टिकोण था वो कहीं ना कहीं आड़े आ गया। जब सरकार में आदमी रहता है ना, तो ऐसे भी अपने आप को बहुत सुरक्षित समझने लगता है कि हम सरकार में हैं, ठीक है कि नहीं। चाहे वो सबसे न्यूनतम बिंदु पे आपका आदेशपाल हो, कि सबसे ऊपरी बिंदु पे जो सबसे आपके राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सचिव, केंद्र का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव, आईएएस का ही सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव। वो भी क्वेश्चन कमीशन पूछे हुए हैं कि आईएएस का भारतीय प्रशासनिक सेवा का शीर्ष पद कौन सा है, तो केंद्र में है कैबिनेट सचिव और राज्य में है मुख्य सचिव, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए। फिलहाल कैबिनेट सचिव और मुख्य सचिव तो ध्यान रखना ही है। यहां पर जो ध्यान रखने की बात है, शासन को चलाने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। मुख्यमंत्री को यदि कोई प्रशासनिक एंगल से बोलना होता है तो बिना मुख्य सचिव से विमर्श किए हुए वो प्रशासनिक दृष्टिकोण नहीं बोलते, ठीक है कि नहीं। सब चीज का सिस्टम है, और सिस्टम चलाने में आईएएस की बड़ी भूमिका होती है, आपकी भूमिका नहीं होती है। भाप रस से, जिसको हम स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, और इस पद का जनक, इस संस्था का जनक था लॉर्ड कॉर्नवालिस। हालांकि इससे जुड़े हुए जो बेसिक यूनिट के फैक्ट है, बेसिक यूनिट का पद है, उसका नाम है जिला कलेक्टर, और जिला कलेक्टर के पद का सृजन हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। एक डायलॉग भी सुने होंगे राजकुमार का, कलेक्ट्री तो हम शौक से किया करते हैं, ठीक है। दिल्ली तक मशहूर है कि राजपाल चौहान के एक हाथ में इस्तीफा और दूसरे हाथ में सिगार होता है। ये सब डायलॉग लोग सुना करो यार, ठीक है कि नहीं। और तुम्हारे स्तर के जमींदार हमारे यहाँ रोज सलामी ठोकने आया करते हैं, कलेक्ट्री तो हम शौक से किया करते हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए। ये सब लिखना नहीं है, सर इसको नोट में लिख लें कि किस फिल्म का है सर, तो ये सब नहीं लिखना है। ये सब क्योंकि लंबी कक्षा होती है तो थोड़ा सा डायलॉग उलग बताया जाता है, थोड़ा हास प्रयास किया जाता है, नहीं तो इसके जैसे महान अनुभव वाले लोग सब सो भी जाते हैं, ठीक है कि नहीं। समय भी देखो इतना अच्छा तुम लोग का समय कर दिए है 3:30, ठीक है, और उसके बाद भी सो जाते हो। एक आध देखते हैं थोड़ा पहला मानसून आ जाए तो फिर 2 बजे से कर देंगे, थोड़ा सा अभी थोड़ा ठंडा में आओ और ठंडा में जाओ। मूल बिंदु पे आ जाइए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करें। अभी तक क्या कर रहे थे? गप। अभी तक क्या कर रहे थे? अच्छा, पढ़ रहे थे। कौन कहा गप? किधर से गप आया जी? उठो जी, तुम ही बोले हो, उठिए। नहीं बोले तो बोले क्यों नहीं? खड़ा हो, खड़ा हो। अब क्या क्या पढ़ाए जो सब पूछ लेते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था?
ब्लू वाटर पॉलिसी किसने दिया था, सती प्रथा पे प्रतिबंध, सब बोले हैं। अभी हम इस गप के कड़ी में हमने सारी बात बोली है। कम से कम हम 100 तथ्य अभी आपको बता दें। मैंने अच्छा खासा एक टेस्ट हो सकता है इतना गप देने पर। यही ना तुम कहना चाह रहे हो कि गप दे रहे थे सर, हैं? तो बोले क्यों नहीं कि गप दे रहे थे। बैठो, ध्यान रखा करो, हर शब्द को ध्यान से सुनो। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अब क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे, तो लिखेंगे यूरोपियन अध्याय को, मतलब यूरोपियन आगमन के अध्याय को, यूरोपियन आगमन के अध्याय को 5 भागों में अध्ययन किया जाता है। 5 भागों में एकदम तोड़ तोड़ के पढ़ो कि याद ही हो जाए। 5 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पहला है यूरोपियन का आगमन का क्रम। यूरोपियन के आगमन का क्रम। पहला है यूरोपियन के आगमन का क्रम। दूसरा है यूरोपियन कंपनी की स्थापना का क्रम। यूरोपियन कंपनी के स्थापना का क्रम। यूरोपियन कंपनी के स्थापना का क्रम। यूरोपियन कंपनी के स्थापना का क्रम। तीसरा है यूरोपियन कंपनी का पहला फैक्ट्री। यूरोपियन कंपनी का पहला फैक्ट्री या प्रमुख फैक्ट्री, पहला या प्रमुख फैक्ट्री, ठीक है। और चौथा है कि यूरोपियंस कंपनी का योगदान या यूरोपियन का योगदान। अब पांचवा है गवर्नर और माने विभिन्न यूरोपियन गवर्नर और बूस्टर फैक्ट। गवर्नर और बूस्टर फैक्ट। गवर्नर और बूस्टर फैक्ट। गवर्नर और बूस्टर फैक्ट, ठीक है। गवर्नर और बूस्टर फैक्ट, ठीक है। इतने एंगल से हम इस अध्याय को पढ़ेंगे जहां से एक आध क्वेश्चन तो आना तय होता है। मिसलेनियस टॉपिक भी है, बहुत सारी इसमें ज्ञान की बातें भी और बेस भी है। इसको बिना जाने आप आधुनिक बात में प्रवेश भी ना करें तो श्रेष्ठकर होता है। अब सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि यूरोपियन कैसे आए, मतलब सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ठीक है। तो पहला भाग पढ़ो, यूरोपियन का आगमन का क्रम। तो पहला भाग लिखो, यूरोपियन के आगमन का क्रम। तो आगमन का क्रम लिखिए। सबसे पहले लिखो पुर्तगीज 1498, पुर्तगाली 1498। उसके बाद लिखिए डच लिखो ना, डच के बाद आया अंग्रेज। डच के बाद आया अंग्रेज। आने का क्रम क्या है सो लिखेंगे, लिखा रहे हैं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, और डेनिस के बाद था
पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, उसके बाद था फ्रेंच, फ्रांस, फ्रेंच, फ्रांस, ठीक है। यह है आने का क्रम। तो आने का क्रम पुर्तगीज के बाद, डच के बाद, अंग्रेज के बाद, डेनिस के बाद, डच को अब हम लोग आज के तारीख में कहते हैं हॉलैंड, हॉलैंड निवासी। एक समय में नीदरलैंड कहते थे। डच लिखे हो ना, जहां उसके ब्रैकेट में लिख दो नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है। नीदरलैंड या हॉलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड, ठीक है। चलिए अब आइए दूसरा भाग। क्या था दूसरा भाग? देखो, यूरोपियन कंपनी की स्थापना। तो पहला भाग हो गया ना कंप्लीट, हम तोड़ तोड़ के पढ़ भी लिए, याद भी हो गया कि सबसे पहले, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, वो याद करिए। अब आता है कंपनी की स्थापना। तो लिखो यूरोपियन कंपनी की स्थापना का क्रम, यूरोपियन कंपनी की स्थापना का क्रम। यूरोपियन कंपनी की स्थापना का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली, एस्तादो द इंडिया, उसकी कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, 1498। एस्तादो द इंडिया, एस्तादो, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, 1498। उसके कंपनी का नाम याद रखिएगा कि एस्तादो द इंडिया कहां की कंपनी का नाम था? पुर्तगाली। दूसरा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600। क्रम क्रम के अनुसार लिखिए, जैसे लिखवा रहे हैं उसी तरह से लिखिए। दूसरे क्रम में लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तीसरा, तीसरा है VOIC, VOIC, VOIC कंपनी का नाम है बेरिगादे ओस्ट इंडिया कंपनी। इसका नाम है बेरिगादे ओस्ट इंडिया कंपनी, VOIC, डच। इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या बेरिगादे ओस्ट इंडिया कंपनी, VOIC, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। या लेकिन कमीशन के लड़के को कंपनी का नाम पूरा याद रखना है। बेरिगादो ओस्ट इंडिया कंपनी 1602, 1602। फिर आइए डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, डेनिस, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। फिर आइए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, 1664, ठीक है। 1664 ब्रैकेट में लिख दो कोलबर्ट, कोलबर्ट वित्त मंत्री, क्योंकि फ्रांसिस कंपनी का संस्थापक भारत में कोलबर्ट को ही माना जाता है। कोलबर्ट वित्त मंत्री और लुई 14वां, और लुई 14वां
लुई 14वां, लुई 14वां आपकी जानकारी में दे दे। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछा हुआ है और कमीशन स्टेट भी पूछा हुआ है कि पहला कौन सा यूरोपीय शक्ति था जो भारत में राज्यों के बीच जो झगड़े होते थे उसमें सक्रियता दिखाई, और भूमि, उसका उद्देश्य था भूमि को प्राप्त करना। तो पहला फ्रेंच ही था कि जो सक्रियता दिखाया, और उस फ्रेंच गवर्नर का नाम था जिसने सहायक संधि भी दिया था, डुप्ले। उसका क्या नाम था? डुप्ले। सबसे अंत में आने वाला और सबसे तेजी से विकास करने वाला फ्रेंच ही था। लेकिन तब तक अंग्रेज क्या हुआ, यहां के परिवेश को समझ गया था, परिस्थितियों को समझ गया था, राजनीतिक व्यवस्था को समझ गया था। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसका प्रतिरोध विरोध अंग्रेजों के द्वारा किया गया, और अंत में 1760 में बांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रेंच को पराजित कर दिया, निर्णायक पराजय। जो कहते भी हैं कि फ्रेंच सेनापति था लाली और अंग्रेज सेनापति था आयरकूट। तो हास्य में मजाक में मैं लिखाता भी हूं कि अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने फ्रेंच सेनापति लाली को कूट दिया या लाल कर दिया। कूट दिया मतलब पराजित कर दिया, लाली को लाल कर दिया। तो दोनों चीज हो गया तैयार कि आयरकूट भी याद रहेगा, कूट यदि परीक्षा में भूल आ गए नहीं तो यही चीज याद रहेगा, कहे तो थे सर कूट दिया। कूट दिया तो कौन कुटाया? तो कौन कुटाया? अंग्रेज कुटाया कि फ्रेंच कुटाया? किसको कूटा? तो ये भी कहे थे कि किसी को लाल कर दिया था। तो लाली 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 लाली, तो याद आ जाएगा कि कूट ने लाली को लाल कर दिया या कूट ने कूट दिया। किसी को कूटेगा ना, किसको कूटेगा? सामने वाला को कूटेगा। तो सामने वाला कौन है? सामने वाला फ्रेंच है, ठीक है कि नहीं? तो उस तरह से भी आप उन चीजों को याद करके स्मरण में ला सकते हैं। हास्य प्रयास ही बड़ी गंभीर तथ्य हो जाएंगे जब परीक्षा में पूछ ली जाएंगे, पूछा भी जाता है। पांडीवास तो परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यूरोपियन कंपनी का जो काल क्रम है यह भी आपसे एक तो सिंगल भी पूछा जा सकता है और दूसरा सुमेलित करें। ओपन टेस्ट में ये सब क्वेश्चन देते भी हैं हम, सुमेलित करिए। 4 कंपनी 4 आपका तिथि दे देगा या उसका नाम दे देगा। नहीं, एस्तादो द इंडिया डैश पुर्तगीज, नहीं बेरिगादो ओस्ट ऑफ इंडिया फ्रेंच। कहेंगे सत्य पर विचार करें, 1 सही है, बी 1 2 सही है, सी न 1 सही है न 2 सही है, डी 1 2 दोनों सही है। क्या होगा? 1 सही है। एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज सही है, लेकिन बेरिगादो ओस्ट ऑफ इंडिया वो नहीं सही है, वो फ्रेंच नहीं है बल्कि डच है। वो फ्रेंच नहीं है बल्कि, और जिसकी स्थापना 1602 में हुई, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई, ठीक है कि नहीं? जो महारानी एलिजाबेथ के चार्टर पर 15 वर्ष के लिए भारत और पूर्वी एशिया में व्यापार करने के उद्देश्य से उसको भेजा गया। कालांतर में फिर अपने साम्राज्य को कैसे मजबूत किया हो तो पूरा अगला कई कक्षा है, जिसके आधार पे हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूती को दिखाएंगे। तीसरा एंगल क्या है जी? पहला दूसरा हो गया, तीसरा क्या है? कंपनी। पहला कंपनी या प्रमुख केंद्र उसका कौन कौन सा था? किसका? इन कंपनियों का। इन कंपनियों का तो सबसे पहले लिखो पुर्तगाली, पुर्तगाली, पुर्तगीज या पुर्तगाली, ठीक है। पहली कंपनी कोची, पहली कंपनी कोचीन, पहली कंपनी कोचीन, पहली कंपनी कोचीन, टिक लगा दो। फिर लिख देंगे नोट, नोट लिखेंगे। बंगाल के हुगली में, बंगाल के हुगली में, हाँ
बंगाल के हुगली में, ऑब्लिक चटगांव, ऑब्लिक चटगांव, ऑब्लिक नहीं लिखना जानते हैं, ऑब्लिक चटगांव। अरे ऑब्लिक ऐसे पूरा ऑब्लिके लिख लिया, ऑब्लिक ऐसे होता है, ऐसे कर देना होता है। हम कहे ऑब्लिक तो ऑब्लिक, ऑब्लिक चटगांव, चटगांव, ठीक है। पूछता भी है कि बंगाल के चटगांव या हुगली में किसने अपना सबसे पहले अड्डा बनाया? किसने बनाया? पुर्तगालियों ने बनाया। ये क्वेश्चन, ये तथ्य कहां काम देगा? इस क्वेश्चन के रूप में काम देगा, ठीक है कि नहीं? नोट में एक लाइन लिख देना, पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक, पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से, गयासुद्दीन महमूद शाह से, गयासुद्दीन महमूद शाह से गयासुद्दीन महमूद शाह से चटगांव और चटगांव को प्राप्त किया था, चटगांव को प्राप्त किया था। उल्लेखनीय है कि पुर्तगालियों के द्वारा उल्लेखनीय है कि पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को समुद्री डाकू के रूप, डकैती के रूप में, हुगली को समुद्री डकैती के रूप में, हुगली को समुद्री डकैती के रूप में, समुद्री डकैती के रूप में उपयोग किया, समुद्री डकैती के रूप में उपयोग किया, ठीक है। समुद्री डकैती के रूप में उपयोग किया। यही 3 पार्ट याद रखिएगा। और आपकी जानकारी में दे दूं, पीछे वाले से मैं पूछना चाहूंगा, सुभाष जी खड़े होइए, कौन सा मुगल बादशाह था, कौन सा मुगल बादशाह था जिसने पुर्तगालियों के अधिकार हुगली में छीन लिए थे? वेरी गुड। याद करवा दे आपको फिर से कि 1632 में जब पुर्तगाली समुद्री डकैती करने लगा तो आजीज होकर मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली छीन लिया। किससे? जो हुगली बंगाल के स्थानीय शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से लिया था, उस हुगली और चटगांव को क्या किया? क्यों? क्योंकि वो समुद्री डकैती करने लगा। इसीलिए परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछता है कि पहला यूरोपियन कंपनी या यूरोपियंस कौन थे जो समुद्र का उपयोग व्यापारिक दृष्टि से और अन्य कारणों से किया करता रहा? पुर्तगाली था। सबसे पहला पुर्तगीज ही था जिसने समुद्र का उपयोग, सामुद्रिक गतिविधि में अपना हिस्सेदारी निभाया। कौन था वो? वो था पुर्तगीज, वो था पुर्तगीज या पुर्तगाली। वो भी लिख लेना नोट में, बैठ जाइए। वेरी गुड। पहले ये लिख लो, 1632 में, 1632 में शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को भगाया, हुगली से पुर्तगालियों को भगाया। हुगली से पुर्तगालियों को भगाया, ठीक है। किसको भगाया? और उल्लेखनीय, ध्यान रखें कि भारत में, ध्यान रखें कि भारत में पहला, भारत में पहला समुद्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना, समुद्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना, समुद्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना, समुद्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना पुर्तगाली ने किया।
पुर्तगाली ने किया जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। और सबसे अंत में गए। ठीक है। जो भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए। तो यह हो गया पुर्तगाली का केंद्र। तो पहला केंद्र कौन सा था? कोची। तो मुख्यालय कहां था? कोची। बाद में मुख्यालय ले गया गोवा। किसके समय में मुख्यालय गोवा चला गया? नीनो द कुन्हा। नीनो द कुन्हा। एक लाइन और भी लिख दो, नोट। पुर्तगाली का मुख्यालय आरंभ में कोची। आरंभ में कोची। आरंभ में कोची और कालांतर में गोवा। और कालांतर में गोवा शिफ्ट कर गया। और कालांतर में गोवा स्थानांतरित हो गया। 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 ठीक है, चलिए। तो पुर्तगाली हो गया। पुर्तगाली के बाद डच। तो लिखो डच। डच का पहला फैक्ट्री। डच का पहला फैक्ट्री लिख लो। कहां था जी? वेरी गुड, मछलीपट्टनम 1605। वहां लाल कलम से लिखिए, नहीं तो पुर्तगाली डच सब मिल जाएगा। लाल कलम नहीं लाए हैं? अरे वाह, तो क्या विद्यार्थी हैं आप। तो क्या सो व्हाट, जिंदगी में पहली बार तो नहीं पढ़ रहे होंगे। हाँ, पहला दिन आए हैं, ऐसा का बात कह दिए कि आप डांट भी नहीं सकते हैं, तो प्यार ही प्यार करेंगे। आप प्यार करेंगे नहीं, ठीक है कि नहीं? तो लाना चाहिए काला कलम, लाल कलम, उजला कलम, तब ना पता चलेगा कि पुर्तगाली से कैसे। देखो उसको, देखो और देखो रात में इसको देखो ना, कितना बढ़िया लिखा है, देखो ना इसको। और रात में देखना इसको डेंटिंग पेंटिंग करके क्या बढ़िया पुर्तगाली का फोटो वोटो लगा के भेजेगा ये, ठीक है कि नहीं? आज भेज दोगे ना? हाँ, क्या बढ़िया मस्त बना के भेजता है। नहीं, कैसा कैसा फोटो रहता है। सबसे अच्छा जंतु विज्ञान का तैयार करता है। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टाइप में, अलग अलग फॉर्मेट में, बड़ा इसका इनोवेटिव दिमाग है। मूल में आ जाइए। खैर, कहां थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग थे पुर्तगीज में, डच में। तो डच में पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम। अब मुख्यालय था इसका नागपट्टनम। तो लिख लो मुख्यालय नागपट्टनम। मुख्यालय नागपट्टनम। मुख्यालय नागपट्टनम। मुख्यालय नागपट्टनम। मुख्यालय नागपट्टनम। ठीक है। इसके अलावा डचों ने सूरत में, करिकाल में, चिंसूरा में, पटना में फैक्ट्री की स्थापना की थी। देखेंगे मछलीपट्टनम के अतिरिक्त डचों ने, मछलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था। मछलीपट्टनम के अलावा डचों ने सूरत, चिंसूरा, करिकाल, चिंसूरा, करिकाल, चिंसूरा, करिकाल, चिंसूरा, करिकाल और
सबका अपना अपना महत्वाकांक्षा होता है। सोचता होगा कि सर को कैसे मालूम हो जाता है सब बात। ठीक है, चलिए खैर मूल में आ जाइए। हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे। हम लोग अच्छे जगह पे क्या थे कि पटना में 1632 में पहला फैक्ट्री डचों ने स्थापित किया था। 1632 में पटना में डचों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, स्थापित की थी, जो जल्द ही बंद हो गई, जो जल्द ही बंद हो गई, जो जल्द ही बंद हो गई, जो जल्द ही बंद हो गई। क्या बंद हो गई? क्या बंद हो गया? ठीक है, तो ये डच के विषय में याद रखना, नोट में लिख दो। नोट में लिख देंगे। डचों की मुख्य अभिरुचि, डचों की मुख्य अभिरुचि सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, कॉमा सोरा, सोरा। पटना सोरा का बहुत बड़ा सेंटर था। सोरा ब्रैकेट में लिख दो। पटना सोरा का मुख्य केंद्र था। सोरा पटना सोरा का मुख्य केंद्र था। कौन बताएंगे कि सोरा क्या होता है? बारूद बनता है, पोटासियम नाइट्रेट होता है। क्या होता है? पोटासियम नाइट्रेट। सोरा कॉमा, और इंडोनेशिया से मसाला, और इंडोनेशिया से मसाला, और इंडोनेशिया से मसाला व्यापार इसके रुचि में था। और इंडोनेशिया से मसाला व्यापार इसकी रुचि में था। किसके रुचि में था? डचों के रुचि में था। डचों के रुचि में था। एक नोट में और लिख देना, डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया था। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया था। डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया था और डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया था और डचों ने पुर्तगाली को पराजित किया था और कोची में, और कोची में, और कोची में, कोची में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। और कोची में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। कोची में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। और कोची में फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। बस डचों के मुख्य केंद्र और प्रथम केंद्र के विषय में इतना याद रखना है। डचों ने एक सिक्का चलाया था। उस सिक्के का क्या नाम था बच्चा? उस सिक्का का नाम था पैकोडा। तो एक नोट में और लिख दो, डचों ने पेकोडा नामक सोने का सिक्का चलाया। पेकोडा नामक सोने का सिक्का चलाया। डचों ने पेकोडा नामक सोने के सिक्के चलाए एवं डचों ने पेकोडा नामक सोने के सिक्के चलाए एवं गैलरिया दुर्ग का निर्माण पुलिकट में किया। गैलरिया दुर्ग का निर्माण पुलिकट में किया। गैलरिया दुर्ग का निर्माण पुलिकट में किया। गैलरिया दुर्ग का निर्माण पुलिकट में किया।
बस जहां डच ईस्ट इंडिया कंपनी लिखे थे ना, वहां पे लिख दो संयुक्त पूंजी कंपनी थी है। जहां डच ईस्ट इंडिया कंपनी लिखे थे ना, जहां डच लिखे थे ना, जहां डच ईस्ट इंडिया कंपनी लिखे हो ना, वहां लिख दो संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी। संयुक्त उपक्रम की कंपनी, ज्वाइंट वेंचर था ये। मैंने सरकार भी था और निजी क्षेत्र भी था इसमें। ज्वाइंट वेंचर की कंपनी थी, संयुक्त उपक्रम की कंपनी थी। बस तो आज हम, चूंकि मेरी आधी कक्षा तो रणनीति और आधुनिक बात को समझाने में लग गई, तो आज हम यहीं तक रहना चाहेंगे। कल हम लोग, अगले दिन हम लोग की अंग्रेज, डेनिश और फ्रेंच, इसी एंगल से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, इसी चीज को यहां से आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम भाग 1 को देखे हैं, कल हम इसके भाग 2 को हम लोग देख करके और इसको पूरा करेंगे। जानकारी में दे दें कि आधुनिक भारत की शुरुआत हो चुकी है, और हालांकि बहुत महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कक्षा मैं आपको दे रहा हूं जिसे आप समझने और पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, मतलब आधुनिक भारत का। और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक है, और रोज की तरह आज भी आपकी बायोलॉजी जो रूटीन के अनुसार आपको भेजा गया है, तो बायोलॉजी की कक्षा होगी। और बायोलॉजी की कक्षा में जो पिछला अध्याय था जिसको हम कर चुके हैं,